नमो नमः मित्रों, अभी तक हमने प्रथम पुरुष के अनुवाद को सीखा, मध्यम पुरुष के अनुवाद को सीखा। अब आइए उत्तम पुरुष के अनुवाद को सीखते हैं। तो ये उत्तम पुरुष का कर्ता है और ये उत्तम पुरुष की कुछ क्रियाएं हैं। तो इन सभी के सहयोग से हम सभी आइए छोटे छोटे अनुवादों को सीखते हैं। तो ये संस्कृत अनुवाद है। संस्कृत अनुवाद में हम सभी लट लकार वर्तमान काल की क्रियाओं को सीख रहे हैं। तो आइए अब इनका पहले वाचन कर लें, यानी इनको पहले पढ़ लें, इसके बाद हम अनुवाद करते हैं। तो अहम मीन्स होता है मैं, पठाम मीन्स होता है पढ़ता हूँ, लिखाम मीन्स लिखता हूँ, पश्याम मीन्स देखता हूँ, गच्छाम मीन्स जाता हूँ, नयाम मीन्स ले जाता हूँ, ददाम मीन्स देता हूँ, हसाम मीन्स हंसता हूँ, चलाम मीन्स चलता हूँ, करोम मीन्स करता हूँ, पिबाम मीन्स पीता हूँ, पचाम मीन्स पकाता हूँ या बनाता हूँ, खादाम मीन्स खाता हूँ, खेलाम मीन्स खेलता हूँ। तो अब इन सभी का हम वाक्य प्रयोग करेंगे। तो जैसे हुआ मैं पढ़ता हूँ तो हो जाएगा अहम पठामि। मैं पढ़ता हूँ का क्या हो जाएगा? अहम पठामि। मैं लिखता हूँ तो अहम लिखामि। मैं देखता हूँ अहम पश्यामि। मैं जाता हूँ तो हो जाएगा अहम गच्छामि। मैं ले जाता हूँ अहम नयामि। मैं देता हूँ अहम ददामि। मैं हंसता हूँ अहम हसामि। मैं चलता हूँ अहम चलामि। मैं करता हूँ तो अहम करोमि। मैं पीता हूँ तो हो जाएगा अहम पिबामि। मैं बनाता हूँ या मैं पकाता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा अहम पचामि। मैं खाता हूँ तो हो जाएगा मैं अहम खादामि। तो मैं खेलता हूँ तो हो जाएगा अहम खेलामि। तो अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर पढ़ता हूँ या पढ़ रहा हूँ, इन दोनों क्रियाओं में से कोई भी आ जाए, चाहे पढ़ता हूँ रहे और चाहे पढ़ रहा हूँ रहे, तो यहाँ पर हम पठामि करते हैं, लिखामि करते हैं, पश्यामि करते हैं आदि। तो आइए अब इन सभी शब्दों को हम एक वाक्य में रख कर देखते हैं और सीखते हैं। तो यहाँ पर पहला अनुवाद हो गया, जैसे मैं पढ़ता हूँ तो इसका हो जाएगा अहम पठामि। तो ये हो जाएगा अहम पठामि। मैं लिखता हूँ तो अहम लिखामि। मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ तो ये हो जाएगा अहम पश्यामि। अहम पश्यामि। मैं जाता हूँ, क्या क्या हो जाएगा? अहम गच्छामि। अहम गच्छामि। मैं ले जाता हूँ का क्या हो जाएगा? अहम नयामि। मैं देता हूँ, इसका क्या हो जाएगा? अहम ददामि। अहम ददामि। मैं हंसता हूँ, अहम हसामि। मैं चलता हूँ तो इसका हो जाएगा अहम चलामि। अब इसके बाद है मैं करता हूँ तो अहम करोमि।
अहम करोमि। अब यहाँ पर मैं पकाता हूँ या बनाता हूँ, मित्रों यहाँ पर खाना बनाने के लिए या पकाने के लिए कहा जा रहा है, तो अहम पचामि। पहले यह वाक्य है कि मैं पीता हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा, अहम पिबामि। अब इसके बाद है मैं पकाता हूँ या मैं बनाता हूँ, तो इसका हो जाएगा अहम पचामि। अब इसके बाद है मैं खाता हूँ, तो इसका हो जाएगा अहम खादामि। अहम खादामि। अब है मैं खेलता हूँ, तो हो जाएगा अहम खेलामि। तो इस तरह से छोटे छोटे वाक्य बना करके आप भी अनुवाद सीख सकते हैं या संस्कृत बोलना सीख सकते हैं। तो आइए इसका एक बार फिर से वाचन करते हैं। अहम पठामि, अहम लिखामि। अहम पठामि मीन्स होता है मैं पढ़ता हूँ, अहम लिखामि मीन्स मैं लिखता हूँ, अहम पश्यामि मीन्स मैं पढ़ता हूँ, अहम गच्छामि मीन्स मैं जाता हूँ, अहम नयामि मीन्स मैं ले जाता हूँ, अहम ददामि मीन्स मैं देता हूँ, अहम हसामि मैं हंसता हूँ, अहम चलामि मैं चलता हूँ, अहम करोमि मैं करता हूँ, अहम पिबामि मैं पीता हूँ, अहम पचामि मैं बनाता हूँ, अहम खादामि मैं खाता हूँ, अहम खेलामि मैं खेलता हूँ। तो अब आइए इसमें कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं और फिर वाक्य समझते हैं क्या बनेगा। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया पुस्तकम, तो इस तरह से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का एक ही अनुवाद होता है मित्रों। यहाँ पर जैसे मैं पढ़ता हूँ तो अहम पठामि हो जाएगा, और स्त्रीलिंग में भी यही अनुवाद हो जाएगा, मैं पढ़ती हूँ तो अहम पठामि, मैं लिखती हूँ तो अहम लिखामि, मैं देखती हूँ तो अहम पश्यामि, मैं जाती हूँ तो अहम गच्छामि, मैं ले जाती हूँ तो अहम नयामि, मैं देती हूँ तो अहम ददामि, मैं हंसती हूँ तो हो जाएगा अहम हसामि, मैं चलती हूँ तो हो जाएगा अहम चलामि, मैं करती हूँ तो अहम करोमि, मैं पीती हूँ तो अहम पिबामि, मैं बनाती हूँ तो अहम पचामि, मैं खाती हूँ तो अहम खादामि, मैं खेलती हूँ तो अहम खेलामि आदि। और तमाम और भी क्रियाएं हैं जिनका प्रयोग भी कर सके आपको सिखाया जाएगा। तो जैसे यहाँ पर हो गया विद्यालयम कर्मकारक द्वितीय विभक्ति के प्रयोग में। आइए अब सीखते हैं अनुवाद को। और ये सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करके गृह बना दिए। क्रीडा क्षेत्रे, क्रीडा क्षेत्रे शब्द में भी सप्तमी विभक्ति हो गया, जिसका अर्थ होता है खेल के मैदान में, यानी खेल के मैदान में। आइए अब इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ तो हो जाएगा अहम पुस्तकम पठामि, मैं पत्र लिखता हूँ तो अहम पत्रम लिखामि, या मैं पत्र लिखती हूँ तो हो जाएगा अहम पत्रम लिखामि, मैं पुस्तक देखती हूँ, मैं पुस्तक देखती हूँ तो इसका हो जाएगा अहम पुस्तकम पश्यामि, मैं विद्यालय जाती हूँ या मैं विद्यालय जाता हूँ तो इसका अनुवाद हो जाएगा अहम विद्यालयम गच्छामि, मैं
पुस्तक ले जाता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा अहम पुस्तकम नयामि। मैं घर पर हंसता हूँ, तो ये हो जाएगा अहम गृहे हसामि। मैं भोजन बनाता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा अहम भोजनम पचामि। मैं खेल के मैदान में खेलता हूँ, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा अहम क्रीड़ा क्षेत्रे खेलामि। आदि और भी सारी क्रियाएं इसी तरह कर्मवाच्य का प्रयोग करके हम छोटे छोटे वाक्यों को सीख सकते हैं। तो आइए कुछ वाक्यों को यहाँ पर लिखते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, दोनों ही अनुवाद एक ही होता है संस्कृत में, हिंदी में अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा अहम पुस्तकम पठामि। तो अहम पुस्तकम पठामि यहाँ पर लिख देंगे अहम पुस्तकम पठामि। दूसरा अनुवाद है कि मैं पत्र लिखती हूँ या मैं पत्र लिखता हूँ, तो मैं पत्र लिखता हूँ, तो इसका हो जाएगा अहम, पत्र का हो जाएगा पत्रम, लिखने का हो जाएगा लिखामि। तो अहम पत्रम लिखामि। तो यहाँ से हम लिख देंगे लिखामि। तो अहम पत्रम लिखामि। इस तरह से हमारा वाक्य हो गया अहम पत्रम लिखामि। दूसरा वाक्य है कि मैं पुस्तक देख रहा हूँ या मैं पुस्तक देखता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा मैं पुस्तक देख रहा हूँ या देखता हूँ, तो दोनों का ही अनुवाद एक ही हो जाएगा अहम पुस्तकम पश्यामि। अहम पुस्तकम पश्यामि। तो यहाँ पर लिख देंगे अहम पुस्तकम पश्यामि। अब इस तरह से कि मैं विद्यालय जाता हूँ या मैं विद्यालय जा रहा हूँ, तो इसका अनुवाद हो जाएगा मैं विद्यालय जा रहा हूँ, तो इसका अनुवाद हो जाएगा अहम विद्यालयम अहम विद्यालयम गच्छामि। अहम विद्यालयम गच्छामि। तो अगर यहाँ पर हम एक क्रिया और लिख दें, जैसे दुग्ध को दुग्धम, दुग्ध को दुग्धम लिख दें, तो हो जाएगा मैं दूध पीता हूँ या मैं दूध पीती हूँ, तो इसका हो जाएगा अहम दुग्धम पिबामि। तो यहाँ पर उसको लिखते हैं कि मैं दूध पीता हूँ, तो इसका अनुवाद हो जाएगा अहम अहम दुग्धम पिबामि। अहम दुग्धम पिबामि। ये हो जाएगा कि अहम दुग्धम पिबामि। अब इसी प्रकार से जैसे हुआ कि मैं भोजन बनाता हूँ या मैं खाना बनाती हूँ या मैं खाना बनाता हूँ, तो इसका हो जाएगा मैं भोजन बनाती हूँ।
तो इसका हो जाएगा अहम भोजनम पचामि। तो हो जाएगा यहाँ पर अहम भोजनम पचामि। अब इसी प्रकार से दूसरा अनुवाद हो जाएगा कि मैं खेल के मैदान में खेलता हूँ। मैं खेल के मैदान में खेलता हूँ। तो इसको लिखते हैं मैं खेल के मैदान में खेलता हूँ। तो मैं खेल के मैदान में खेलता हूँ, इसका क्या हो जाएगा अहम क्रीडा क्षेत्रे खेलामि। तो इस तरह से हो जाएगा कि अहम क्रीडा क्षेत्रे खेलामि। अहम क्रीडा क्षेत्रे खेलामि। तो इस तरह से इसका यहाँ पर इसका अनुवाद हम मित्रों यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि अहम क्रीडा क्षेत्रे खेलामि। तो यहाँ पर हो जाएगा अहम क्रीडा क्षेत्रे खेलामि। तो इस तरह से मैं खेल के मैदान में खेलता हूँ, इसका हो गया अहम क्रीडा क्षेत्रे खेलामि। तो अब मित्रों यहाँ पर एक बात और ध्यान देना है, अनुवाद का कुछ नियम होता है कि जब वाक्य में प्रथम पुरुष के कर्ता हो, प्रथम पुरुष के कर्ता हो, मध्यम पुरुष के कर्ता हो और उत्तम पुरुष के कर्ता हो, यानी जब प्रथम पुरुष के कर्ता हो, मध्यम पुरुष के कर्ता हो और उत्तम पुरुष के कर्ता हो, तो सबसे नीचे वाला बलवान पुरुष माना जाता है। जिस प्रकार से हम कभी भी वो क्या होता है कि जैसे कृष्ण भगवान जब मटका फोड़ते थे तो वहाँ पर जो बच्चों की फौज जुटाते थे वो एक से ऊपर नीचे करते थे। तो यहाँ पर जिस प्रकार से अगर ये समझ लीजिए कि जैसे बच्चे खड़े हो जाते हैं कि ऐसे हो गया, तो सबसे नीचे वाला सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा, फिर इसके ऊपर वाला कुछ कम ताकतवर होंगे और फिर सबसे कम ताकतवर ये ऊपर वाले होंगे, क्योंकि सबसे ऊपर इनको चढ़ना होता है मटका फोड़ने के लिए। तो यहाँ पर उसी प्रकार से यहाँ पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के यदि कर्ता एक साथ में हो तो सबसे बलवान पुरुष उत्तम पुरुष का माना जाता है और मध्यम पुरुष से बलवान पुरुष उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष से बलवान पुरुष मध्यम पुरुष का कर्ता माना जाता है। जैसे कि अब यहाँ पर यदि प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के कर्ता यदि एक साथ वाक्य में आते हैं तो क्रिया दोनों के सम्मिलित वचन के अनुसार द्विवचन की लगाई जाती है। जैसे राम और तुम घर जाते हो, तो इसका अनुवाद हो जाएगा रामः त्वं च गृहं गच्छथः। तुम और मैं विद्यालय जाते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए तुम और मैं ये मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कर्ता हैं, जो कि इसकी क्रिया लगाई जाएगी। तो दोनों के सम्मिलित वचन के अनुसार यहाँ उत्तम पुरुष अधिक बलवान है तो उत्तम पुरुष के अनुसार उसकी क्रिया लगाई जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा त्वम अहम च विद्यालयम गच्छावः। तो इसके बाद मित्रों अब यहाँ पर ये तुम और मैं विद्यालय जाते हैं, इसका क्या हो जाएगा कि जब मध्यम पुरुष के कर्ता और उत्तम पुरुष के कर्ता दोनों कर्ता एक साथ वाक्य में आ जाएं और तो इसकी
यानी कि मध्यम पुरुष का कर्ता और उत्तम पुरुष के सम्मिलित वचन के अनुसार उत्तम पुरुष की द्विवचन की क्रिया लगाई जाती है। जैसे कि वाक्य में है कि अहम त्वम अहम च विद्यालयम गच्छावः, त्वम अहम च विद्यालयम गच्छावः। अब जब प्रथम पुरुष के कर्ता, मध्यम पुरुष के कर्ता और उत्तम पुरुष के कर्ता एक ही वाक्य में आ जाते हैं तो यहाँ पर एक अनुवाद करने का साधारण नियम यह है कि जब प्रथम पुरुष के, मध्यम पुरुष के और उत्तम पुरुष के कर्ता आ जाते हैं एक ही वाक्य में तो तीनों के सम्मिलित वचन के अनुसार जो सबसे बलवान पुरुष होता है उसके अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो इन तीनों में बलवान पुरुष उत्तम पुरुष माना जाता है, इसलिए सह त्वम अहम च गृहम गच्छामः लगा दिया गया। अब क्योंकि इसमें इस वाक्य में दो से अधिक लोग हैं तो यहाँ पर यह उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग यहाँ पर किया गया, यानी कि सह त्वम अहम च गृहम गच्छामः लिखा गया। इससे यह अनुवाद हमारा सही हो जाता है। अब एक छोटा सा सूत्र है, इसके अनुसार ही अनुवाद के सारे नियम लगाए जाते हैं। ये सूत्र है कि वह प्रथम, तुम मध्यम, मैं उत्तम। यानी जिस वाक्य का कर्ता वह होगा, वे दोनों होंगे, वे सभी होंगे, तो उसकी क्रिया प्रथम पुरुष की होगी। और जब वाक्य का कर्ता मध्यम पुरुष का होगा, यानी तुम होगा, तुम दोनों होगा और तुम सभी होगा, तो ऐसे वाक्यों की क्रिया सदैव मध्यम पुरुष की होगी। और जब वाक्य का कर्ता मैं होगा, हम दोनों होंगे या हम सभी होंगे, तो ऐसे वाक्यों की क्रिया सदैव उत्तम पुरुष की लगाई जाएगी। और अनुवाद का वह साधारण सा नियम लगता है कि जब कर्ता एक वचन में होता है तो यहाँ पर क्रिया भी एक वचन की होगी, और जब कर्ता द्विवचन में होता है तो क्रिया भी द्विवचन की होगी। जब कर्ता हमारा दो से अधिक है, बहुवचन में है, तो वहाँ पर क्रिया भी बहुवचन की लगाई जाएगी। तो यहाँ पर प्रथम पुरुष के और भी कर्ता हैं, जैसे भवान है, भवती है, अब इदम है, अयम है, इयम है, यानी कि यह है, वह है। और कोई भी संज्ञा यानी किसी का नाम भी आ जाता है तो वह भी प्रथम पुरुष के अंतर्गत ही माना जाता है, यानी वह भी प्रथम पुरुष का कर्ता माना जाता है। तो जब यहाँ प्रथम पुरुष का कर्ता होता है तो प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है, और जब मध्यम पुरुष का कर्ता होता है तो मध्यम पुरुष की क्रिया लगाई जाती है, और जब उत्तम पुरुष का कर्ता होता है तो उत्तम पुरुष की क्रिया लगाई जाती है। तो आशा है मित्रों कि ये सभी अनुवाद, यानी कि ये जो छोटे छोटे अनुवाद आपको सिखाए गए, आपको समझ में आया होगा। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।